नमस्कार बच्चों, एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं ओबीजी का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 का ओबीजी से जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी जो बच्चे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इस वीडियो को जरूर वॉच करिए, क्योंकि ये जो भी सेशन में हम अभी क्लास ले रहे हैं आपका टोटल गायनिक से ले रहे हैं, और ये बीच बीच से जो बनने वाले क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बच्चों का देखिए क्या होता है कि कभी कभी अगर टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो उनसे बनने वाला जो बीच से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे एमसीक्यू तैयार कर दिए जाते हैं कि बच्चे थोड़ा डाउट हो जाते हैं, क्योंकि बार बार बच्चे केवल एमसीक्यू पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको जो उसका बेस है वो पता नहीं होता है। तो आपको बेस सबसे पहले जानना है। तो जब आपको बेस पता होगा तब आप क्या कर सकते हो, इंटरनली चीज़ें क्लियर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें से देखिए यूनिट 3 की क्लास चल रही है हमारी, जिसमें से 11 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। आज हमको देखना है, डिटेल देखना है, या तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्लेन इन द डिटेल अबाउट लियोपोल्ड मैनुअर। लियोपोल्ड मैनुअर क्यों बोला गया, क्योंकि ऑब्स्टेक्टिकल जो एग्जामिनेशन था, जो एब्डोमेन को एग्जामिनेशन करने का वर्क था, इसको किसने दिया था, लियोपोल्ड साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको लियोपोल्ड मैनुअर के नाम से भी जाना जाता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। समझ में आया। और एब्डोमेन माने होता है स्टमक, आपका सभी को मालूम होगा। तो इसका आंसर है, चलिए हम स्टेप्स पढ़ते हैं इसका। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ ग्रेट वैल्यू must be done in every visit. While doing this examination, mother must be relaxed condition, too easy and with empty bladder. देखिए ये जो एग्जामिनेशन किया जाता है, जब मदर प्रेगनेंसी मदर को रहती है, उस कंडीशन पे ये एग्जामिनेशन किया जाता है एब्डोमेन का। और ये एग्जामिनेशन मदर जब रिलैक्स पोजीशन पे हो, रिलैक्स कंडीशन पे हो, तब ये एग्जामिनेशन करते हैं हम। और ब्लैडर क्या हो, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से खाली होना चाहिए, ठीक है, एम्प्टी यानी खाली होना चाहिए। दिस इज हेल्प टू नाउ normal and abnormal condition through difficult to give current decision in some mother following methods of following this during examination। और इस एग्जामिनेशन के दौरान ये हमको मदद देता है किसके लिए, अगर मान लीजिए कोई मदर में नॉर्मलिटी है, कोई नॉर्मल कंडीशन अगर नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो भी इस समय जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको इसका रिजल्ट क्या होता है, मालूम होता है, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। समझ में आया। अब ये एग्जामिनेशन किस प्रकार से किया जाता है उसके स्टेप्स दिए गए, हम इस पर पढ़ेंगे। पहला हमारा जो स्टेप्स है देखिएगा, पहला स्टेप्स है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है, व्हेन द मदर ऑन द टेबल, जब मदर टेबल में लेटी हुई होती है, एब्डोमेन इंस्पेक्ट फॉर द साइज एंड शेप ऑफ यूट्रस। हम वहाँ पे उसकी साइज और उसके यूट्रस की साइज और शेप को हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। एग्जामिनर जो होता है, मान लीजिए जो ऑब्जर्व करने वाला होता है, वो फीटल के मूवमेंट को कैसे ऑब्जर्व करेगा। तो मल्टीपैरस वुमेन्स वन में नोट पेंडुलस एब्डोमेन इन विच यूट्रस स्टेज फॉरवर्ड, स्किन कंडीशन प्रेशर ऑफ एनी स्कार इज नोटेड, लाइन या डायग्राम में बी सीन। देखिए इसमें बोला गया जो मल्टीपैरस मतलब मान लीजिए कोई वुमेन क्या है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी मतलब सेकंड टाइम उसकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, जो उसका एब्डोमेन होता है वो कौन सा शेप का होता है, पेंडुलस शेप का होगा, जिससे यूट्रस का जो फॉरवर्ड एरिया है उसको देखने को आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, ठीक है। स्किन की कंडीशन पहले से ही क्या होगी, उसमें स्कार प्रेजेंट होगा और लीनिया नाइग्रा सीन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हो। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखिए जब हम इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट मतलब देखना, आप हैंड्स के माध्यम से, ठीक है, पाम के माध्यम से क्या करते हो, इंस्पेक्ट करते हो कि बेबी क्विक कर रहा है कि नहीं कर रहा, मूव कर रहा है कि नहीं, फीटल का मूवमेंट आप ऑब्जर्व कर सकते हो। या तो अगर मल्टीपैरस वुमेन्स है तो उसका जो एब्डोमेन होगा वो कैसा होगा, पेंडुलस होगा। या तो फिर स्किन की कंडीशन कैसी होगी, कोई भी स्कार प्रेजेंट होगा, जैसे लाइनिया नाइग्रा होगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे स्किन स्ट्रेस होती है तो क्या होती है, लाइनिया नाइग्रा। आपने देखा होगा अम्ब्लाइकस से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक क्या होती है, एक लाइन वहाँ पे क्या, एक लाइन देखने को मिलती है, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइनिया नाइग्रा। अब हम देखेंगे सेकंड हमारा जो है वो बी नंबर है, पाल्पेशन। पाल्पेशन मतलब होता है पाम को पाल्पेट करके, ठीक है, पाम के माध्यम से आप क्या करते हो, एब्डोमेन को पाल्पेट करते हो, ठीक है, जैसे थपथपाना, ऐसे पाल्पेट करते हो किसके थ्रू, आप पाम के माध्यम से। तो बिफोर डूइंग पाल्पेशन एग्जामिनर मस्ट मेक हैंड वार्म एंड फिंगर पैड्स शुड बी यूज फॉर एग्जामिनेशन इंस्टेड फॉर फिंगर टिप्स। एग्जामिनेशन से पहले क्या करता है एग्जामिनर, अपने हैंड्स को वार्म कर लेता है, गर्म कर लेता है, उसके बाद क्या करता है, फिंगर टिप के माध्यम से क्या करेगा, पाल्पेट करेगा। समझ में आया। और at first height of the uterus is noted by the placing of the ulnar border of the left hand and the upper border of the fundus, the distance measured between the fundus border। देखिए सभी को मालूम होना चाहिए कि जो अम्ब्लाइकस होता है आपका, जो अम्ब्लाइकस के आपका एबव जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपका फंडस वाला एरिया कहलाता है, ठीक है। तो इसके आपको क्या करना है, सिम्फाइसिस से लेकर आपको फंडस तक की हाइट को क्या करना होता है, मेजर करना होता है। समझ में आया। अम्ब्लाइकस से लेकर आपका फंडस वाला एरिया, लेफ्ट हैंड ऑफ द बॉर्डर ऑफ द फंडस, द डिस्टेंस इज द मेजर बिटवीन द फंडल बॉर्डर एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड द टर्म एज द सिम्फाइसिस प्यूबिस हाइट।
समझ में आया? तो पाल्पेट करके हमको क्या करना है, एग्जामिन करना है, ठीक है। और वार्म फिंगर होना चाहिए किसका, एग्जामिनर का, जो चेक करने वाला होता है। अब पाल्पेशन का बताया गया है, लियोपोल्ड मैनुअर क्यों बोला गया है इसमें, तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले लियोपोल्ड मैनुअर इज यूज टू डिटरमाइन द फीटल लाई प्रेजेंटेशन पोजीशन। लियोपोल्ड मैनुअर का यूज हम कैसे करते हैं, किसको डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, तो फीटल की पोजीशन क्या है, ठीक है, फीटल का प्रेजेंटेशन कैसा है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, ठीक है, कैसा प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो उसका प्रेजेंटेशन देखने के लिए हमको करना होता है। और फीटल की क्या देखने के लिए हमको देखना होता है, पोजीशन, फीटल की पोजीशन कैसी है, ठीक है। तो पोजीशन भी देखना होता है, ठीक है, मतलब बच्चा कहीं ट्रांसवर्स पोजीशन पे तो नहीं है, ठीक है, ऑब्लिक तो नहीं है। तो इस तरह से आपको बच्चे की लाइस, बच्चे का एटीट्यूड या बच्चे का प्रेजेंटेशन और पोजीशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, लियोपोल्ड मैनुअर करते हैं। इसमें से हम देखेंगे फर्स्ट मैनुअर, ये 4 टाइप्स के मैनुअर होते हैं, आप देखिएगा इसमें से फर्स्ट मैनुअर, सेकंड मैनुअर, थर्ड मैनुअर एंड फोर्थ मैनुअर। देखिए इसमें पॉइंट में दिए गए हैं, फर्स्ट मैनुअर, सेकंड मैनुअर और थर्ड मैनुअर एंड फोर्थ मैनुअर। फर्स्ट मैनुअर को क्या बोला जाता है, फर्स्ट को हम फंडल पाल्पेशन बोलते हैं। सेकंड मैनुअर क्या क्या कहलाता है आपका, लैटरल साइड में आप पाल्पेट करते हो, वो आपका सेकंड मैनुअर कहलाता है। थर्ड मैनुअर क्या होता है आपका, पाउली ग्रिप होता है, जिसमें से आप पूरा पेल्विस वाला एरिया क्या करते हो आप, फंड मतलब हैंड के माध्यम से, जो फिंगर के माध्यम से आप टैप करके फील करते हो, वो क्या होता है आपका थर्ड मैनुअर। और फोर्थ मैनुअर पूरा जो कवर करता है पेल्विक के साइड वाला एरिया को, आप जब क्या करते हो, जब आप प्रेजेंटेशन देखते हो बच्चे का, तो वो तो आपका थर्ड मैनुअर कहलाता है, जिसको हम पाउली ग्रिप बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका जो फोर्थ मैनुअर होता है वो क्या होता है आपका पेल्विक पाल्पेशन, मतलब पूरा एरिया। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि ये क्या हो गया आपका पेल्विस वाला एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर वन साइड से अगर आप ऊपर, ये आपका एब्डोमेन हो गया, एब्डोमेन में जिस तरह से आप हैंड करते हो, ये पॉली ग्रिप क्या होता है, जब आप यहाँ पे, जब एग्जामिनर यहाँ पे हैंड रखती है, ठीक है, टोटली कवर किसको, पेल्विस को नहीं कर रहा है, ठीक है, एग्जामिनर टोटली पेल्विस को कवर नहीं करके लैटरल साइड, मतलब लैटरल भी आप इसको नहीं बोल सकते हो, थोड़ा सा किनारा, ठीक है, जो पेल्विस का आपका जो सर्विक्स वाला एरिया, जो पेल्विस वाला एरिया है, वो कैसा होना चाहिए, किनारे साइड में आप क्या कर रहे हो उसको, मतलब एक साइड में आप क्या कर रहे हो उसको पाल्पेट करके देख रहे हो, वो क्या कहलाता है आपका। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए ये जो मेथड्स आपका यूज़ होता है, जो आपका फर्स्ट, देखिए इसमें डिटेल में भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें से जो आपका थर्ड मैनुअर पाउली ग्रिप होता है, वो बहुत मतलब वन साइड आप देख सकते हो, पेल्विस के साइड में हम क्या करते हैं, फिंगर के माध्यम से टैप करके हम उसको पाल्पेट करके एग्जामिन करते हैं कि बेबी की जो प्रेजेंटेशन है, बेबी का जो लाई है, जो पोजीशन है, वो कैसी है। और जो फोर्थ मैनुअर होता है आपका, ठीक है, फर्स्ट मैनुअर तो सभी को मालूम है कैसा हो गया आपका, फंडल पाल्पेशन हो गया। सेकंड मैनुअर आपका हो गया लैटरल, ठीक है, और थर्ड मैनुअर हो गया आपका पाउलिक। और उसके बाद आपका हो गया लास्ट वाला जो हम पेल्विक, जिसको हम बोलते हैं। तो पेल्विक क्या होता है, पूरा एरिया सर्विक्स का क्या करता है, कवर करता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका ऑब्जर्वेशन स्टेप्स है, पहला इंस्पेक्शन है, दूसरा है पाल्पेशन। पाल्पेशन में क्या होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से आपका होता है जो लियोपोल्ड मैनुअर जिसको हम बोलते हैं, उसमें होता है फर्स्ट आपका, सेकंड मैनुअर, थर्ड मैनुअर और फोर्थ मैनुअर। फर्स्ट को वो क्या बोलते हैं हम, फंडल, और सेकंड को बोलते हैं लैटरल, थर्ड को बोलते हैं पाउलिक और लास्ट को क्या बोलते हैं, पेल्विक। समझ में, फर्स्ट मैनुअर को हम फंडल पाल्पेशन बोलते हैं। अब हम इस मेथड को पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। तो दिस इज द मेथड्स यू डिटरमाइन द प्रेजेंटेशन एंड द लाइज ऑफ फीटस वेदर द ब्रीच और द हेड एट द फंडस इफ बोथ आर एब्सेंट इट इंडिकेट ट्रांसवर्स लाई। देखिए हमने आपको बताया था कि जो प्रेजेंटेशन होता है, बेबी का प्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, या उसकी पोजीशन देखने के लिए, उसकी लाई देखने के लिए क्या करते हैं, हमेशा हम पाल्पेट करके चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैनुअर मेथड्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे क्या, प्रेजेंटेशन अथवा लाई ऑफ द फीटस। ब्रीच है, उसका हेड कैसा है, फंडस साइड पे हेड है क्या, फंडस मतलब अम्लाइकस वाला एरिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ई बोथ आर एब्सेंट इंडिकेट ट्रांसवर्स लाई, या तो फिर उसकी जो लाई पोजीशन कैसी है, ट्रांसवर्स है कि वर्टिकल्स है, ठीक है। तो हम इसके माध्यम से क्या करते हैं, फर्स्ट मैनुअल ग्रिप में इतना हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मेथड्स बोला गया है, मेथड्स कैसे यूज़ करेंगे। तो नर्स मस्ट कैन बी स्टैंड राइट साइड ऑफ द मदर। मदर जो होती है वो नर्स जो होती है वो क्या करती है, मदर्स के राइट साइड में क्या होती है, स्टैंड होती है। प्लेस बोथ हैंड्स आर दो or their rig side in the fundus, finger hand close together and covering the round the upper border, change the position of the hands with gliding movements to no parts of the fetus।
ठीक है। तो नर्स कैसे स्टैंड होगी, राइट साइड, मदर के राइट साइड में होगी और दोनों हैंड को क्या करेगी, फंडस के ऊपर क्या करेंगी, जो नर्स होगी वो क्या करेगी, उसके ऊपर रखेगी, ठीक है। फिंगर के द्वारा क्या करेगी, क्लोज हेड दोनों फिंगर के माध्यम से क्लोज साथ साथ कवरिंग करेगी, राउंड अप करेगी, ठीक है, अपर बॉर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करना है, पोजीशन को चेंज करते रहना है। किसकी पोजीशन को, अपनी पोजीशन को नहीं, हैंड की पोजीशन को क्या करना है, चेंज करते रहना है। तो आपको जानकारी मिलेगी पार्ट ऑफ द फीटस, फीटस का पार्ट किस साइड पे है, फीटस मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी जानकारी आपको इस मेथड के थ्रू मिलेगी। समझ में आया। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड मैनुअर या तो फिर लेटरल पाल्पेशन। लेटरल पाल्पेशन में क्या होता है, डायग्नोस एट द पोजीशन ऑफ द फीटस बाय लोकेटिंग द बैक ऑफ द फीटस। समझ में आया। तो लेटरल पाल्पेशन हेल्प इन द डायग्नोसिस द पोजीशन ऑफ द फीटस इज बाय लोकेटिंग द बैक ऑफ द फीटस। सेकंड मैनुअर में हम क्या करते हैं, फीटस के लोकेशन का पता करते हैं कि बेबी का पोजीशन किस साइड पे है, ठीक है, बैक साइड पे है, ठीक है। मेथड क्या यूज करते हैं, नर्स शुड बी फेस मदर हेड और फीट एंड प्लेस हैंड टू द बोथ साइड। नर्स का जो फेस होता है मदर के साइड पे होता है, ठीक है। हैंड और फीट्स जो होते हैं क्या कैसा होना चाहिए, बोथ साइड पे, दोनों साइड पे, ठीक है। यूट्रस लेवल अम्बलाइकस प्रेशर अप्लाइड विद द पाम के थ्रू क्या करना है हमको, अम्बलाइकस एरिया में क्या करना है, थोड़ा सा प्रेशर देना है। अल्टरनेट करना है हैंड को, नो द पार्ट ऑफ द फीटस, इससे क्या होगा, फीटस के पार्ट का पता चलेगा, फील होगा। समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड मैनुअर में। थर्ड मैनुअर मतलब होता है पाउली ग्रिप। इट इज़ अ वेरी इजी टू लोकेट द राउंड हार्ड हेड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वेरी इजी, आप राउंड अप करके क्या कर सकते हो, जो हेड होगा वो हार्ड आपको फील होगा। द साइज ऑफ डिग्री ऑफ फ्लैक्शन मोबिलिटी एंगेजमेंट ऑफ द हेड बाय एम्प्लॉइंग द मेथड्स आल्सो help us to know whether the head is capable of being pushed into the brim of the pelvis when engaged. It is useful from primipara at the 37 week of pregnancy. थर्ड मैनुअर अथवा पाउली ग्रिप में क्या होता है, वेरी इजी मेथड्स होता है। इसमें क्या होता है, हार्ड हेड को राउंड अप करके हम देख सकते हैं उसकी पोजीशन कैसी है, ठीक है, मोबिलिटी कैसी है बेबी के हेड की, ठीक है, इंगेज हुआ है बच्चा कि नहीं हुआ है। तो ये जो इसको हम बोलेंगे पेल्विक्स। पेल्विक्स में बच्चा इंगेज हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लीजिए अगर कोई प्रीमी पैरा है, ठीक है, प्रीमी पैरा है तो 37 वीक प्रेगनेंसी में क्या होगा, वो इंगेज हो जाएगा। समझ में आया। ये थर्ड मैनुअर पाउली ग्रिप में देखने को मिलता है। इसके बाद मेथड क्या कैसे यूज करेंगे, तो मदर इज आस्क्ड टू टेक ब्रीथ आउट जेंटली, नर्स मस्ट स्टैंड एंड राइट साइड। और देखिए सभी मेथड्स में नर्स को क्या करना है, मदर के राइट साइड पे खड़े होना है, ठीक है। मदर पूछेगी, मदर को बोलना है, मतलब वो पूछेगी तो उसको सांस लेने के लिए बोलना है, ठीक है। फेसिंग टूवर्ड द मदर हेड एंड ग्रास्प द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस विद राइट हैंड, कीपिंग फिंगर ऑन द लेफ्ट साइड एंड थंब on the right side of the uterus. Do not give more pressure, otherwise it will cause pain. ज़्यादा प्रेशर देके आपको राउंड अप करके नहीं चेक करना है। आपको क्या करना है, लोअर पोल साइड में, यूट्रस के लोअर पोल में क्या करना है, राइट हैंड रखकर आपको फिंगर के माध्यम से, लेफ्ट साइड थंब और फिंगर के माध्यम से क्या करना है, यूट्रस में आपको थोड़ा सा प्रेशर देकर क्या करना है, इंगेजमेंट देखना है, ठीक है। बच्चा पेल्विस में इंगेज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये मेथड आपको क्या करना है, यूज करना है। देन इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ मैनुअर और पेल्विक पाल्पेशन। समझ में आया। फोर्थ मैनुअर और पेल्विक पाल्पेशन। हम फोर्थ मैनुअर पेल्विक पाल्पेशन देखेंगे। फोर्थ नंबर का जो हमारा पाल्पेशन है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एंगेजमेंट ऑफ फीटस, हेड एंड डिस्प्रपोर्शन बिटवीन द हेड एंड द पेल्विस। इसमें बच्चे का हमको क्या करना है, पोजीशन देखना है, उसका डिस्प्रपोर्शन देखना है, एंगेजमेंट देखना है, पोजीशन देखना है बच्चे का कि पेल्विस में बच्चा इंगेज हो गया है कि नहीं हुआ है, और इंगेज अगर है तो उसको कैसे डायग्नोज करना है। इस मेथड के माध्यम से या फोर्थ मैनुअर मेथड के माध्यम से हम क्या करते हैं, करते हैं। अब मेथड कैसे हम यूज करेंगे, स्लाइटली रेज्ड, ठीक है, स्लाइटली रेज द नीज, वुमेन्स एंड आस्क टू ब्रीथ स्टेडली क्वाइटली। उसको सांस, गहरी सांस लेने के लिए बोलना है, ठीक है, रिलैक्स होकर, ताकि उसका एब्डोमेन मसल्स क्या हो, रिलैक्स हो सके। और नर्स मस्ट स्टैंड एंड द राइट साइड फेसिंग मदर फीट एंड ग्रास हर side of the uterus just below umbilical level, with palm and hand with the fingers close together, panting downward and inward and palpate the abdomen gently। और क्या करना है उसको, मतलब पाम के माध्यम से क्या करना है, जो फिंगर को और पाम को क्या करना है, साथ साथ में क्या करना है, उसको पाल्पेट करते रहना। इससे बेबी की जो पोजीशन है या बेबी मतलब ब्रीथ प्रेजेंटेशन तो नहीं है, ठीक है, बेबी का वर्टिक प्रेजेंटेशन है कि नहीं है, ट्रांसवर्स लाई तो नहीं है, तो ये वर्टिकल लाई तो नहीं है, तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा फोर्थ मेथड पता करते हैं। समझ में, पता नहीं करेंगे, मतलब उसका हम क्या करेंगे,
जांच करेंगे, ठीक है। किसकी जांच करेंगे? मदर्स की जांच करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि किसका इसमें हम किसमें यूज़ कर रहे हैं, ये हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है, ये सारे स्टेप्स आप यूज़ करते हो, जिसमें से 4 स्टेप्स है। समझ में आया? इसको हम लियोपोल्ड मैनुअल क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन बोलेंगे, इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा, लियोपोल्ड मैनुअल या तो फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये तो किसमें था आपका? पाल्पेशन मेथड्स में। पहला तो इंस्पेक्शन था, दूसरा आपका पाल्पेशन था। इसके बाद हम अस्कल्टेशन पढ़ेंगे। अस्कल्टेशन क्या है? फ्रॉम द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी अप टू लेबर, फीटल हार्ट साउंड हेयर्ड इन द एवरी विजिट। प्रत्येक विजिट में आपको क्या करना है, स्पेशली 20 वीक की प्रेगनेंसी जब हो जाती है मदर्स की, तो उस समय क्या होता है, फीटल का हार्ट साउंड सुनने को मिलता है, ठीक है। दिस साउंड आर लाइक टिकलिंग ऑफ द वॉच अंडर द पिल्लो, अदर द साउंड एग्जाम्पल फीटल मूवमेंट यूट्राइन एंड रियरली फ्यूनिक्स Sophie and the intestinal rumbling may be heard. It is the heard distinctly on the back of the fetus at the rate of the 120 to 140 per minute, which is about double than that of mother's heartbeat. Fetal stethoscope or stethoscope is used to hear. It is the positive sign of pregnancy. अस्कल्टेशन मतलब होता है सुनना, ठीक है। अस्कल्टेट करना है फीटल के हार्ट रेट को, ठीक है, समझना। 20 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उस समय पे क्या होता है, हम सुन सकते हैं बेबी का क्या हार्ट रेट कितना होता है, नॉर्मल रेंज तो 120 से 140 पर मिनट, 120 टू 140 पर मिनट क्या होता है, बेबी का हार्ट रेट होता है। डबल देन दैट ऑफ द मदर्स हार्ट बीट, जो क्या पता चलता है किसका, मदर्स का मतलब बेबी का जो हार्ट बीट होता है हम किसके माध्यम से सुन सकते हैं, फीटल स्टेथोस्कोप या तो फिर स्टेथोस्कोप के माध्यम से पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। समझ में आया? मेथड्स कैसे यूज करेंगे? आफ्टर एलिमिनेटिंग नॉइज, पिनार्ड स्टेथोस्कोप और स्टेथोस्कोप इज द kept on the back of fetus on the mother abdomen. Close eyes was a concentration. Ear must be closed from contact with the stethoscope and move it fill the पॉइंट टू द लोकेटेड। समझ में आया? कैसे हम करेंगे? सबसे पहले उसको नॉइस को क्या करना है, शोर को क्या करना है, कम करना है। और स्टेथोस्कोप जैसे ही मदर्स के एब्डोमेन के ऊपर आप रखते हो तो उसको आई क्लोज करने के लिए बोलना है, कंसंट्रेट होने के लिए करने के लिए बोलना है। इससे आप क्या कर सकते हो, क्लियरली आप इसके माध्यम से फीटल्स का जो हार्ट रेट है आप सुन सकते हो। समझ में आया? तो ये तो हो गया आपका क्या, किस प्रकार से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करते हैं। तो पहला हमारा क्या था, इंस्पेक्शन था। सेकंड हमारा क्या हो गया, आपका जो एग्जामिनेशन था कौन सा, सेकंड हो गया आपका पाल्पेशन हो गया, थर्ड हो गया आपका अस्कल्टेशन। समझ में आया? तो हमने इसमें मेथड्स भी देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, राइट इन ब्रीफ द साइन ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। हम देखेंगे प्रीवियस प्रेगनेंसी अथवा चाइल्ड बर्थ को। राइट इन ब्रीफ द साइन ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। हमको देखना है क्या, साइन देखना है, ऑब्जर्व करना है, चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को देखना है। देयर आर सर्टेन साइन ऑब्जर्व बाय एग्जामिनर इन अ वुमेन हैज ऑलरेडी गिवन ए बर्थ द फीचर्स विच आर सीन एज। क्या क्या फीचर्स देखना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखना है। देखिए साइन सिम्टम देखना है, या चाइल्ड बर्थ के टाइम पे या प्रीवियस प्रेगनेंसी का क्या साइन होता है उसके बारे में हमको देखना है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में देखना, सबसे पहले पेरिनियम। तो वन कैन सीन, पेरिनियम कैसा होगा, वन कैन सीन मार्क स्कार फ्रॉम द प्रीवियस प्रेगनेंसी, द मार्क्स प्रीवियस एपिजियोटोमी आर पेरिनियल लैक्सेशन में बी फाउंड। समझ में आया? तो प्रीवियस प्रेगनेंसी अथवा जब बच्चा अगर मान लीजिए जन्म लिया है तो पेरिनियम का कैसा वो ऑर्गन देखने को मिलेगा, तो स्कार देखने को मिलेगा, या तो फिर क्या होगा, प्रीवियस एपिजियोटोमी का भी क्या होगा, वहाँ पे निशान होगा, लैक्सेशन होगा वहाँ पे, ठीक है। लीकिंग होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो चुका है, एपिजियोटोमी हो चुका है पेरिनियम वाले एरिया में, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के दौरान। फिर इसके बाद इंट्रॉइटस, देयर इज गैपिंग इन द इंट्रॉइटस, वन कैन आल्सो सी प्रेजेंस ऑफ द कनकुलाई माइटी फॉर्म्स। ये क्या होता है आपका, रिमैन स्टोन हाइमेन, रिमैन स्टोन ऑफ हाइमेन। इसमें क्या होता है, गैपिंग, इंट्रॉइटस क्या होगा, गैपिंग होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कैनुस्कल माइटी फॉर्म क्या होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रॉइटस। समझ में आया? क्या हो जाएगा, इंट्रॉइटस वाले एरिया में गैपिंग आ जाएगी। कब, आफ्टर डिलीवरी या तो फिर प्रीवियस प्रेगनेंसी के टाइम पे। Vagina, rough of vagina are little stress. Vagina of a woman who has already given birth is more spacious. Vagina कैसा हो जाएगा, रग ऑफ वेजाइना, लिटिल स्ट्रेस रहेगा वो, और वेजाइना जो वुमेन्स का वेजाइना वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बर्थ के बाद कैसा हो जाएगा, वो स्पेसियस हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से उसका शेप क्या होगा, चेंज होगा। इसके बाद सर्विक्स ऑफ द प्रीवियस वुमेन इन द सिलेंड्रिकल एंड एक्सटर्नल ऑस में भी एडमिट टिप ऑफ द फिंगर। सर्विक्स का कैसा एरिया हो जाएगा, तो सर्विक्स का जो
शेप होता है वुमेन्स का कैसा हो जाएगा, सर्विक्स का एक्सटर्नल ऑस वाला एरिया सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा, ठीक है। जब आप फिंगर के माध्यम से क्या करते हो, चेक करते हो कैसा एक्सटर्नल ऑस कैसा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप में वुमेन्स का। समझ में आया। फिर वॉल ऑफ यूट्रस इज नॉट रिजिड नहीं होगा वो, नल्लीपैरस वुमेन एंड द काउंटर ऑफ द यूट्रस इज ब्रॉड एंड राउंड। जो आपका यूट्रस का जो वॉल है वो रिजिड नहीं होगा। नलीपैरा जो वुमेन्स होगी वो कैसा रहेगा, उसका ब्रॉड एंड राउंड एरिया में हो जाएगा, ब्रॉड एंड राउंड शेप में क्या होगा, यूट्रस का वॉल हो जाएगा। समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें एब्डोमिनल वाला जो एरिया है आपका कैसा हो जाएगा, लूज हो जाएगा जो मल्टीपैरा वुमेन्स होगी। और स्किन जो एब्डोमेन की हो जाएगी उसमें क्या होगा, व्हाइट लाइंस जो स्टीरिया ग्रेविडेमा होता है आपका वो कैसा हो जाएगा, आपका व्हाइटिश लाइन देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट का जो साइज और शेप कैसा हो जाएगा, तो ऑन द स्किन ऑफ ब्रेस्ट आल्सो देयर मे बी प्रेजेंस ऑफ स्टीरिया एल्बिसेंस, the breast also are flabby and there is the presence of preemie areola. The nipple of women who has the previously bred breast feed are more prominent. समझ में आया। अगर आफ्टर डिलीवरी क्या होती है, अगर कोई मल्टीपैरा अगर कोई वुमेन्स है तो उसके ब्रेस्ट में कैसा हो जाएगा, प्राइमरी एरियोला में क्या होगा, आपको ब्लैकिश कलर देखने को मिलेगा आपका किसमें, निप्पल वाले एरिया में, ठीक है, वुमेन्स के। और प्रोमिनेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, प्रोमिनेंट, वो वाला एरिया पूरा कैसा हो जाएगा, प्रोमिनेंट यानी उभरा हुआ। समझ में आया। तो इस प्रकार से कैसे कैसे ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं किस तरह से चेंज हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी, जैसे बच्चा जन्म लेता है या प्रीवियस प्रेगनेंसी अगर है उसको, तो कैसे ऑर्गन्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिफाइन द टर्म। अब हम टर्म हमको समझना है। सबसे पहले हमने अभी देखा क्या लाई होता है, क्या एटीट्यूड होता है, क्या प्रेजेंटेशन होता है, क्या प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, क्या डिनोमिनेटर होता है, क्या पोजीशन होती है। तो हमको इसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब देखेंगे लाई क्या होता है। लाई इज द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर्स यूट्रस। एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल, मोस्ट कॉमनली ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। लाई मतलब होता है जो लॉन्ग एक्सिस जो फीटस और मदर्स के बीच में, फीटस का और मदर के यूट्रस के बीच में जो लॉन्ग एक्सिस रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं क्या, लाई। जैसे लॉन्गिट्यूडनल लाई है या ट्रांसवर्स लाई है या ऑब्लिक लाई है। समझ में आया, ठीक है। ऑब्लिक लाई या ट्रांसवर्स या तो लॉन्गिट्यूडनल, तो ये तो लाई हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ द यूट्रस एंड किसका, फीटस का। इसके बाद एटीट्यूड क्या होता है आपका, ये जो फर्स्ट था वो क्या है आपका, लाई हो गया। इसके बाद आपका सेकंड होगा एटीट्यूड, इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ फीटल लिम्ब एंड हेड, इट इज ऑन ट्रंक। एटीट्यूड कैसा होगा, रिलेशनशिप फीटस लिम्ब्स और जो हेड है उसका ऑन ट्रंक का, उसके बीच में क्या रिलेशंस है, ठीक है। Normal attitude flexion with the back of fetus, bent head is flexed, chin touch the chest, arm flexed at the abdomen and leg and the thighs, crossing each other, in which fetus appears like a void mass. Example, the other attitude or attitude of extension, attitude between flexion and extension. जो फीटस के लिम्स और हेड के बीच में जो क्या होता है रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, एटीट्यूड। नॉर्मल एटीट्यूड क्या होता है, फ्लेक्शन बैक फीटस ऑफ बेंड, मतलब जिस तरह से आप क्या करते हो, अगर बच्चे को आप मान लीजिए कि अगर उसको आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे का अगर एटीट्यूड क्या होगा, अगर अच्छा, मतलब ये बोलना चाहिए, एटीट्यूड का मतलब ये समझिएगा कि बच्चे का जो एटीट्यूड है, मदर के जो एरिया है, मदर का जो यूट्रस वाला एरिया है, जैसे आप देखते होंगे कि जो बच्चे का मतलब मदर का जो यूट्रस का एरिया है, मान लीजिए कि छोटा है, ठीक है, या वेल अगर है, मतलब जिस तरह से उसका यूट्रस का आकार है उसी अकॉर्डिंग क्या करता है बच्चा अपने आप को मूव करके रखता है, ठीक है, फोल्ड करके रखता है। पर कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा क्विक करते हैं, आपने देखा होगा। तो जैसे फ्लैक्स नहीं रहते हैं, ठीक है, वो एक्सटेंड हो जाएंगे, फ्लैक्स नहीं रहेंगे, ठीक है, वो एक्सटेंड, तो उनकी जो एटीट्यूड है वो कैसी हो जाएगी, एक्सटेंड रहेगी। तो अदर एटीट्यूड भी देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जो लास्ट में एग्जांपल आप पढ़िएगा यहाँ पे दिया है, कुछ कुछ बच्चों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो उसमें फैल के मतलब मूव करेंगे, ठीक है, फैल के रहते थे। जैसे मदर को कभी कभी बोलती है कि बहुत ज़्यादा बच्चा पैर मार रहा है, तो वो क्या होता है, बच्चे बड़ा ज़्यादा मतलब फैल के एक्सटेंड होकर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, यूट्रस में फ्लैक्स होते रहते हैं, ठीक है। तो फ्लैक्सन और एक्सटेंशन का मामला होता है एटीट्यूड आपका, ध्यान रखिएगा, फ्लैक्सन और एक्सटेंशन। एक्सटेंड मतलब फैल जाना और फ्लैक्स यानी क्या होना, अपने आप को इस तरह से मोड़ के रख लेना जिस तरह से यूट्रस का आकार है। अगर मान लीजिए आकार छोटा है तो उस तरह से बच्चा अपने आप को मूव कर लेता है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं, आकार छोटे होने के बावजूद भी क्या होते हैं, इधर उधर बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं, जिससे मदर को भी क्या होती है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन इसके बाद हम देखेंगे आपका थर्ड पॉइंट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पार्ट क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द फीटस विच लाई इन द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस और द पेल्विस। एग्जाम्पल, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन,
ब्रो प्रेजेंटेशन, फेस, शोल्डर एंड क्वाड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, फीटस का जो पार्ट होता है, ठीक है, लोअर पोल ऑफ यूट्रस, यूट्रस में फीटस का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट है। प्रेजेंटेशन मतलब उपस्थिति, तो बच्चे का कौन सा पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाता है आपका प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स मतलब होता है बच्चे का सिफेलिक वाला पूरा एरिया, हेड वाला एरिया, मतलब ग्लाविला से लेके आपका, ठीक है, ग्लाविला से लेके पूरा ब्रो वाला जो एरिया है पीछे आपका, पूरा जो एरिया कहलाता है आपका ऑक्सीपिटल वाला एरिया, वो वर्टेक्स एरिया कहलाता है। अगर वो एरिया प्रेजेंट है तो वर्टेक्स कहलाएगा। फेस मतलब चेहरे वाला जो प्रेजेंटेशन है वो फेस होगा। ब्रो आपका हो गया ब्रो प्रेजेंटेशन। शोल्डर मतलब जो आपका हैंड्स के ऊपर शोल्डर प्रेजेंटेशन। कॉर्ड मतलब अम्बलाइकल कॉर्ड अगर प्रेजेंट है, पहले कहाँ पे प्रेजेंट है, यूट्रस में, ध्यान रखिएगा, यूट्रस में सर्विक्स के ऊपर जो आपका इंटरनल ऑस है वहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रेजेंटेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे 4th नंबर आपका प्रेजेंटिंग पार्ट। दिस इज द पार्ट आपका जो क्या बोलते हैं सर्वाइकल ऑस है, ठीक है। लेबर ऑन दिस कैपुट इज द फॉर्म एग्जाम्पल इन द लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स। प्रेजेंटिंग पार्ट बोला गया है इसमें लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर लो, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट कैसा होना चाहिए, एग्जाम्पल बताया गया है लेफ्ट ऑक्सीपिटो, ऑक्सीपिट वाला एरिया आपको मालूम होगा, ऑक्सीपिट का एंटीरियर पार्ट, ठीक है, और किस साइड का, लेफ्ट का, और पोजीशन कहती होती है वर्टेक्स। और प्रेजेंटिंग पार्ट कैसा होता है आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द राइट पैराइटल लोब। समझ में आया। प्रेजेंटिंग पार्ट कैसा होना चाहिए, देखिए नॉर्मल कंडीशन बताई गई है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स, और प्रेजेंटिंग पार्ट कैसा होना चाहिए पोस्टीरियर, प्रेजेंटिंग पार्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेराइटल लोब। समझ में आया। तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, जब फीटस का जो आपका बोलना चाहिए कि जो आपका सर्वाइकल ऑस होता है ड्यूरिंग लेबर और कैपुट का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। आपने देखा होगा कि हेड किस एरिया पे मूव होकर जाके इंगेज हो गया है और किस तरह से उसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, डेलीवर्ड होगा, तो वो रिलेशनशिप क्या कहलाता है आपका प्रेजेंटिंग पार्ट। तो प्रेजेंटिंग पार्ट सबसे पहले कौन सा होता है आपका पोस्टीरियर प्रेजेंटिंग पार्ट पैराइटल लोब का होता है, ध्यान रखिएगा, राइट पैराइटल लोब, ठीक है। अब हम 5 देखेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग दैट द determines or indicate the position. Example in the vertex presentation the occiput, in the breech presentation the sacrum, in face presenting part in the mentum, and in shoulder presentation the acromion process of scapula. Denominator, ठीक है, denominator it is the part of presentation that determines or indicate the position. तो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, डिनोमिनेटर कहलाता क्या है, तो जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है वो इंडिकेट किसको करता है, पोजीशन को। डिनोमिनेटर क्या कहलाता है, अब ध्यान रखिएगा, जैसे बोनी पार्ट, जो हेड का बोनी पार्ट होता है, बोन वाला एरिया होता है, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। बच्चे का प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, तो उसका जो बोन वाला एरिया होगा, जैसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या आएगा आपका ऑक्सीपुट, ब्रीच प्रेजेंटेशन में आपका आ जाएगा सैक्रम, बोन वाला एरिया आपको समझ में। डिनोमिनेटर हम किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता दूं ये फीटल का हेड हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि सर्विक्स में जाके एंगेज हुआ बच्चे का हेड, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसका पूरा हेड है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है उसका, वर्टेक्स को ही सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीपुट वाला एरिया उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीपुट। अब ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ऑक्सीपुट हो गया। ब्रीच प्रेजेंटेशन में सैक्रम क्यों बोला, क्योंकि ब्रीच मतलब होता है तिरछा होना, और तिरछा ऐसा होगा बच्चा, ब्रीच ये हो जाएगा, ठीक है। ब्रीच क्या कहलाएगा आपका, देखिए ब्रीच में आपको बताती हूँ क्या कहलाएगा। इस तरह से बच्चा हो गया, अगर मान लीजिए हेड इधर हो गया और इधर उसका पैर हो गया, तो सैक्रम वाला पोर्शन, सैक्रम पीछे जो आपका सैक्रम और कोकेक्स वाला पर, सैक्रम वाला एरिया कहाँ पे जाके पहुँचेगा आपका, कहाँ पे, सर्वाइकल ऑस में पहुँचेगा, ठीक है, आपका पेल्विक यूट्रस में जाके इंगेज होगा। और फेस प्रेजेंटेशन अगर हो रहा है, फेस प्रेजेंटेशन होगा तो डिनोमिनेटर पार्ट क्या कहलाएगा आपका मेंटम, एंड शोल्डर प्रेजेंटेशन इज द एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन हो रहा है आपका तो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला सभी को मालूम होगा। स्कैपुला आपने देखा होगा कि शोल्डर के पास में इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया, जैसे मान लीजिए किसी भी पर्सन का हैंड हो गया, तो ये आपका स्कैपुला एरिया। तो ये बच्चे का बता रहा है, ध्यान रखिएगा। बोनी पार्ट मतलब होता है जो हड्डी वाला पार्ट होता है, कोई भी पार्ट जाके वहाँ पे अगर इंगेज होता है, तो जैसे कि शोल्डर का हो गया तो स्कैपुला कहलाएगा डिनोमिनेटर उसका, ठीक है। प्रेजेंटेशन अगर होता है वहाँ पे, अगर फेस प्रेजेंटेशन अगर होता है तो वो मेंटम कहलाएगा, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो रहा है तो वहाँ पे सैक्रम कहलाएगा, और वर्टेक्स हो रहा है तो मतलब ऑक्सीपुट। समझ में आया। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या होगा आपका, ऑक्सीपुट वाला एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा डिनोमिनेटर क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट जब इंडिकेट करता है बच्चे की पोजीशन को, और स्पेशली आप ध्यान रखिएगा बोनी पार्ट, ठीक है, बोनी पार्ट। अब देखेंगे हम पोजीशन।
पोजीशन इज द रिलेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, पोजीशन का जो रिलेशन होता है वो डिनोमिनेटर से रिलेशन बताया गया है। इसमें डिफरेंट क्वाड्रेंट बताए गए हैं पेल्विस के अंदर, तो हमको देखना है कौन कौन सी पोजीशन देखी गई है। तो टोटल पोजीशन 8 प्रकार की इसमें बताई गई है। पहला जो होता है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, पहला कौन सा है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो ये पोजीशन बच्चे की देखने को मिलती है। लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। तो सबसे बेस्ट जो होती कौन सी होती है आपकी, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लोआ, ध्यान रखिएगा लोआ, ठीक है, ये बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। चलिए ये तो हमारा हो गया क्या आपका, बच्चे के अंदर कौन कौन से ऐसे, आप क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। रिलेशनशिप ऑफ द फीटस, यूट्रस एंड पेल्विस, फीटस का क्या रिलेशनशिप होता है यूट्रस और पेल्विस के बीच में, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेजाइनल एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नंबर 14 आज हम देखेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेजाइनल एग्जामिनेशन, डिस्कस द फाइंडिंग द ऑब्जर्व इन द वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी होता है, क्या पर्पज होता है, इसका हम पढ़ेंगे। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन इज डन इन द एंटीनेटल क्लिनिक व्हेन द वुमेन्स कम फ्रॉम द चेकअप। It is basically done to the diagnose the pregnancy and find out any the pelvic pathology size of the uterus is also assessed. वेजाइनल एग्जामिनेशन किसके लिए किया जाता है, एंटीनेटल क्लिनिक में क्या करते हैं, वुमेन्स का चेकअप करने के लिए हम क्या करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है, टू मेक पॉजिटिव डायग्नोस फॉर द लेबर, इसका पर्पस होता है क्या, लेबर को पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, फीटस के प्रेजेंटेशन पार्ट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। सर्वाइकल डायलेशन को देखने के लिए, वेदर हेड ऑफ फीटस इंगेज हुआ है कि नहीं हुआ है सर्विक्स में, इसको देखने के लिए हम करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन अबाउट द रप्चर ऑफ द फोर वाटर एंड आल्सो अबाउट द कॉर्ड प्रोलैप्स। अब वेजाइना की एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि रप्चर तो नहीं हुआ है बैग ऑफ वाटर, ठीक है, और कॉर्ड तो प्रोलैप्स, अम्बिलिकल कॉर्ड तो प्रोलैप्स नहीं हुई है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, ये पर्पज होता है हमारा। अब मेथड्स क्या क्या यूज करते हैं, बिफोर डूइंग एग्जामिनेशन मदर शुड बी आस्क कैविकट द ब्लैडर, सी इज मेड इन द डॉर्सल पोजीशन, मतलब क्या क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए ब्लैडर को खाली करके आना है, ठीक है, डॉर्सल पोजीशन में लेटना है, बटक्स शुड बी प्लेस एट द फुट एंड द टेबल, examination proper aseptic manner, labia is separated by the left hand finger, examiner to note the vaginal discharge. अब फाइंडिंग द ऑब्जर्व लेविया फॉर एनी साइन द वेरिकोसिटी, ऑडिमा तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, स्कार प्रीवियस टीयर और एपिजियोमोटोमी, किसी प्रकार का स्कार या टीयरिंग तो नहीं है, ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइनल ऑरिफिस से किसी प्रकार की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। कलर एंड ऑर्डर, एमनियोटिक फ्लूइड इज रप्चर, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है, ठीक है, एमनियोटिक लिक्विड प्रेजेंस ऑफ मिकोनियम तो प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, आरएस इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं है, तो मिकोनियम का कलर देखकर हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, समझ में आया। फिर वेजाइना फॉर्म रहेगा, हॉट ड्राई वेजाइना, ठीक है, और सर्विक्स एलॉन्ग टाइटली क्लोज, सर्विक्स इंडिकेट लेबर आर नॉट स्टार्ट। तो ये सब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसका, एग्जामिनेशन करने के लिए वेजाइना का। देखिए जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें जो वेजाइनल एग्जामिनेशन बोला गया है, क्या क्या पर्पज होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। यूट्राइन जो ऑस होता है, ठीक है, सर्विक्स सॉफ्ट होगा, इलास्टिसिटी सर्विक्स में होगी। यूट्राइन जो ऑस होता है, कितनी डायलेशन जो होता है कितना हो जाता है, तो फुल्ली सर्विक्स का जो डायलेशन होता है 10 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 1 फिंगर डायलेशन अगर होता है तो 2 सेंटीमीटर डायलेशन होता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि टोटल सर्विक्स का डायलेशन, फुली डायलेशन तो 10 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन अगर 1 फिंगर बोला जाए तो कितना होता है, 2 सेंटीमीटर, समझ में आया। 4 वाटर फिल द मेम्ब्रेन इंटैक्ट थ्रू द डायलेटिंग ऑस, आपका यूट्राइन ऑस डायलेट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इससे हम फील कर सकते हैं 4 वाटर से। स्टेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, असिस्ट द डिसेंट फीचर्स इन द लेबर, रिलेशनशिप प्रेजेंटिंग पार्ट रिलेशन मैटरनल, इस्चियल स्पाइन द डिस्टेंस ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट अबव बिलो इज एक्सप्रेस इन द सेंटीमीटर। प्रेजेंटेशन फील द बोन्स ऑफ द वोल्ट ऑफ स्कल एंड फॉन्टेनल एंड सुचर एंड द वर्टेक्स। बच्चे का जो बोन्स होता है उसको हम फील करते हैं, वोल्ट वाला एरिया मतलब वोल्ट ऑफ स्कल्स का जो वोल्ट है, फॉन्टेनल या सूचर्स क्या करते हैं प्रेजेंटेशन में फील करते हैं, समझ में आया। ये तो हो गया आपका वेजाइनल एग्जामिनेशन। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इट विज द फैक्टर्स वुड बी असिस्ट द प्रेग्नेंट वुमेन टू फाइंड आउट द रिस्क और नॉट। क्या फैक्टर देखने को मिलता है प्रेग्नेंट वुमेन्स का, क्या उसको हम क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, इसको हम असिस्ट करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ऑल प्रेगनेंसी शुड बी इवैल्यूएट, हमको डिटरमाइन करना है, स्क्रीनिंग करना होता है, चेक करना होता है क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं स्पेसिफिक रूप से,
या मिसकैरेज की प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ऐसा रिस्क तो नहीं बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, प्रेगनेंसी के टाइम पे चेक करना है। और कोई भी अगर रिस्क है उसको हमको तुरंत क्या करना है, बिफोर हैंड, मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है, हैंड वॉश करने के बाद ही उसको चेक करना है। पेरिनेटल सेंटर में डिलीवरी के पहले क्या करना है, उसको रेफर करना है। अगर कोई पेशेंट अगर रिस्की है तो उसको पेरिनेटल सेंटर में क्या करना है, डिलीवरी के पहले क्या करना है, उसको रेफर कर देना है। समझ में आया। पेशेंट में भी आइडेंटिफाई हाई रिस्क, अगर एंटीपार्टम कोई पीरियड, एंटीपार्टम पीरियड के दौरान अगर कोई हाई रिस्क अगर है तो उस टाइम पे भी क्या करना है, हमको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। आपको फिर क्या करना है, असेस करके क्या करना है, आपको डिलीवरी करवाना है। ठीक है। तो मेजर बेनिफिट ऑफ द स्क्रीनिंग असेसमेंट ऑफ द हाई रिस्क मदर इज द मेजर, आपको क्या बेनिफिट होता है स्क्रीनिंग के दौरान, कोई भी अगर हाई रिस्क मदर को है, कोई प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, कोई डिफेक्ट है अगर प्रेगनेंसी में, तो आप बेटर चांस मदर को दोबारा क्या कर सकते हो, आप हेल्दी बेबी को डिलीवर करने में आप उसकी हेल्प कर सकते हो। नो ओनली द बेबी बट इफ प्रॉब्लम इज द अर्ली प्रेगनेंसी द आउटकम इज द मदर इज आल्सो वेरी गुड। ठीक है। ओनली वन बेबी बस को नहीं, बल्कि क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम मदर्स को भी हो सकता है। और अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आप चेकअप करते हो, अगर किसी भी मदर्स का, अगर आप उसको अर्ली प्रेगनेंसी में बता देते हो, सारी जानकारी दे देते हो, तो क्या होता है, मदर्स और बच्चे दोनों के लिए क्या होता है, वो बेनिफिट होता है। अब हम देखेंगे हाई रिस्क केसेस आर द, क्या क्या हाई रिस्क देखने को मिलते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, प्रीवियस स्टिल बर्थ तो नहीं हुआ है, प्रीवियस न्यूरोटल डेथ तो नहीं हुई कोई, और प्रीवियस प्रीमैच्योर इन्फेंट तो नहीं है। ठीक है। तो ये हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में देखने को मिलता है। हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन, कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ है। मेडिकल हिस्ट्री में मदर से पूछना है कि मैटरनल इलनेस तो नहीं है, क्रोनिक हाइपरटेंशन तो नहीं है, एब्डोमिनल पैप टेस्ट आपने करवाया है कि नहीं करवाया है। ठीक है। एबनॉर्मल पैप टेस्ट है क्या, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ तो नहीं है, रीनल डिसीज तो नहीं है। तो मेडिकल हिस्ट्री मदर्स की क्या करना है, टोटली हमको लेना है। मैटरनल फिजिकल रिस्क हमको देखना है, इनकॉम्पिटेंट सर्विस तो नहीं है, यूट्राइन मॉल फॉर्मेशन तो नहीं है। फिर करंट प्रेगनेंसी का हमको रिस्क देखना है, प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम तो नहीं है, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा तो नहीं है। ठीक है। तो एब्रेप्सियो प्लेसेंटा तो सभी को मालूम होगा। अर्ली डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, वो क्या कहलाता है आपका, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। और लोअर डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, जब लोअर एरिया में क्या होता है, प्लेसेंटा का डिटैचमेंट हो जाता है, तो वो प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है आपका। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है, अर्ली ही, मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके कुछ दिन बाद, 1 मंथ या 2 मंथ में क्या होता है आपका, जो प्लेसेंटा होता है वो आपका क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाता है, किसमें, यूट्रस में। समझ में आया। तो ये हो गया एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। तो ये रिस्क देखना है हमको करंट प्रेगनेंसी में। समझ में आया। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है किसमें, आप जब मदर्स का क्या करते हो, क्वेश्चन आपको ध्यान में पढ़ना है, क्या क्या रिस्क देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिस्क देखने को मिलती हैं। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द अल्फा फीटोप्रोटीन या क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग या अल्फा एएफपी, या हम इसको बोलते हैं मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। तो अल्फा फीटोप्रोटीन या तो कॉर्डोसेंटेसिस भी बोलते हैं इसको। तो इट इज़ द मोस्ट, इसका नाम देखिए 4 टाइप से नाम, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन ही बोलते हैं इसको, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग और कॉर्डोसेंटेसिस। तो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन इज द वन बेस्ट मेथड इज द स्क्रीन द हाई रिस्क अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट मैटरनल सीरम एमनियोटिक फ्लूइड डन वुमेन हैविंग बेबी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, congenital defect. Alpha fetoprotein level is the high indicate is the fetal pathology level is the suggestive for the maternal serum alpha fetoprotein, increase such multiple pregnancy, calculation of the wrong gestational age, open neural tube defect, renal abnormalities, etc. Time of performing 15 to 18 week। समझ में आया। तो मैटरनल, इसमें आपको सारे क्या करना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होता है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी जो होता है वो फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से होता है, ध्यान रखिएगा। और स्पेसिफिक रूप से ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट किया जाता है किसके लिए, एनटीडी को देखने के लिए। और स्पेसिफिक रूप से कब किया जाता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। टाइम परफॉर्म 15 to 80 वीक की प्रेगनेंसी, 15 से 18 वीक की प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, ये हम चेक करते हैं। अब कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, दिस इज वन ऑफ द मेथड स्क्रीन द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। दिस इज द सैंपल ऑफ द कोरियोनिक विलाई टेकन अंडर द गाइडेंस ऑफ द अल्ट्रासाउंड। फ्यू विलाई कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कोरियोनिक फ्रोंडेसम। ट्रांस cervically catheter is introduced through the cervix or trans abdominally insertion of needle into the maternal abdomen through the uterine wall and into the placental tissues. Diagnose often 24 hours. The positive things about this test and the result early and termination of the required can be done in the first trimester only. The test also associated fetal loss, limb deformities,
वेजाइनल ब्लीडिंग ए पार्ट फॉर द रिस्क ऑफ द मिसकैरेज। तो कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग किसके लिए किया जाता है? स्क्रीन हाई रिस्क प्रेगनेंसी, काफ़ी रिस्की अगर वो प्रेगनेंसी है किसी भी मदर्स का, तो कोरियोनिक विलाई टेस्ट क्या किया जाता है? गाइडेंस टू द अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या करते हैं? ये गाइड किया जाता है चेकअप कराने के लिए। समझ में आया? ये सैम्पलिंग करने के लिए बोला जाता है। और ये डायग्नोज का रिजल्ट जो होता है वो कब आता है? आपका 24 आवर्स में। समझ में आया? और अर्ली कोई भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट ना हो पाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही क्या करते हैं? ये टेस्ट कर लिया जाता है। या कोई वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, लिम्फ डिफॉर्मिटी तो नहीं है, पार्ट ऑफ मिसकैरेज का तो मतलब चांसेस नहीं है, या रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होने के चांसेस तो नहीं है, अमनियोटिक फ्लूइड में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, ओलिगो हाइड्रोमनियास होने के चांसेस तो नहीं है। ठीक है, ओलिगो मतलब होता है आपका क्या? कम होना। आपने देखा होगा कि 1000 ml तक क्या होता है आपका? 1 से लेकर, वैसे नॉर्मल होता है आपका 800 टू 900 तक। ठीक है, लेकिन अगर 1000 से एबव जाता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड तो वो क्या होता है आपका? पॉली में जाएगा। और 200 से अगर बिलो होता है तो वो क्या होता है आपका? जब एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल होता है 200 ml से कम होता है तो वो होता है ओलिगो हाइड्रोमनियस। ध्यान रखिएगा। टाइम ऑफ परफॉर्मिंग टेस्ट, ये टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है? तो 10 वीक की प्रेगनेंसी में किया जाता है। आपने देखा होगा 15 से 18 वीक की प्रेगनेंसी में आपका AFB था, अल्फा फीटोप्रोटीन था। और आपका जो कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग था वो स्पेसिफिक रूप से स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए किया जाता है, जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं, जो 10 वीक की प्रेगनेंसी में क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। आपको टाइमिंग ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो टाइमिंग हो क्या कब की जाती है? 10 वीक की प्रेगनेंसी में। अब इसके बाद हम कार्डोसिंथेसिस क्या होता है? दिस इज द मेथड डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी। फीटल ब्लड सैंपल इज टेकन प्रेगनेंसी टू चेक फॉर द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ब्लड डिफेक्ट डिसऑर्डर। A needle is inserted through the maternal abdomen under the guidance of ultrasound to puncture umbilical vein and collect 0.5 to, देखिए अम्बलाइकल इसमें बोला गया है कि आप एक सिरिंज के माध्यम से ही क्या करोगे? इसमें भी जब डायग्नोस आप करते हो तो अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू क्या करते हो? क्रोनिक फ्रॉन्डिसम में क्या करना है? ट्रांसवर्कली आपको क्या करना है? ट्रांस एब्डोमिनली एक निडल को इंसर्ट करना है एब्डोमिन में। ध्यान रखिएगा। और यह डायग्नोस 24 आवर्स में क्या किया जाता है? डायग्नोस होकर इसका रिजल्ट आता है। और प्लेसेंटा में करते हैं, ध्यान रखिए, प्लेसेंटा की टिश्यू में हम क्या करते हैं? कोरियोनिक विलाई टेस्ट करते हैं। जो कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग होती है प्लेसेंटा के टिश्यू में क्या किया जाता है? इसको पंक्चर किया जाता है और उसके थ्रू रिजल्ट देखने को मिलता है आपका कि कोई लीकिंग तो नहीं है वेजाइना में, या लिम्फ डिफॉर्मिटी तो नहीं है, फीटल लॉस तो नहीं हो गया, फीटल की डेथ तो नहीं हो गई। तो ये 10 वीक की प्रेगनेंसी में क्या किया जाता है? इसको चेक किया जाता है। इसके बाद हमने आपको लास्ट में कार्डोसिंथेसिस जो होता है तो ये भी आप क्या करते हो? अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू, निडल के थ्रू आप क्या करोगे? इंसर्ट करोगे मैटरनल के एब्डोमेन के थ्रू और पंक्चर करोगे अम्बलाइकल वेन्स को, और 0.5 से लेकर 0.5 टू 2 ml फीटल ब्लड को क्या करो? उस सिरिंज को क्या करोगे? कलेक्ट करोगे सिरिंज में। और प्री टर्म लेबर, इस टेस्ट को प्री टर्म लेबर अबॉर्शन या इंटरटाइन डेथ ऑफ द फीटस, अगर बच्चा प्री टर्म है या अबॉर्शन होने के चांसेस हैं या बच्चे की डेथ हो चुकी है तो इसके माध्यम से पता चल जाता है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? आपका कार्डियोसिंथेसिस करते हैं। समझ में आया? तो कार्डियोसिंथेसिस कैसे करते हैं आपको मालूम होगा। सोनोग्राफी के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम क्या करते हैं? एब्डोमेन के थ्रू निडल को इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, पंचर करते हैं वहाँ पे एब्डोमेन में, और मैटरनल एब्डोमेन में अंडर गाइडेंस अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस के थ्रू क्या करते हैं? अम्बलाइकल वेन के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं 0.52 ml तक प्लेसेंट फीटल ब्लड को, और उस ब्लड में हम देखते हैं कि प्रीटर्म लेबर तो नहीं होगा, या अबॉर्शन होने के चांसेस तो नहीं है, इंटरटाइन डेथ होने के चांसेस तो नहीं है बच्चे की। तो ये सारे हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। और इसका जो टाइमिंग होता है परफॉर्म करने का 18 वीक का प्रेगनेंसी। मात्र आपका कोरियोनिक विलाई बस क्या होता है? जो 10 वीक की प्रेगनेंसी में परफॉर्म किया जाता है, और ये सारे जो होते हैं किसमें कब तक होते हैं? आपके 18 वीक की प्रेगनेंसी में। समझ में आया? तो चलिए ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी? जैसा भी होगा आप इसको कमेंट्स करके बताइए। और जिन बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच तो करिए, कम से कम इसको देखिए। तो अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट्स करके तो बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होती है तो हम इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसे किस तरह से और अच्छे से आपको पढ़ना होगा। चलिए, धन्यवाद।